गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विनीता, शिरोद्र, श्रुति, एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, सब कुछ बेहतर है। यस, थैंक यू। चलिए भाई, आज की क्लास में देखो हमें बात करनी है। कल मैंने शुरुआत तो की थी, लेकिन क्लास हम थोड़ा सा क्लास को छोटा ही कर पाए थे, ज्यादा क्लास नहीं कर पाए। लेकिन आज की क्लास में होपफुली हम करेंगे सारा डिस्कशन। डेमोग्राफी की मैं बात शुरू कर रहा था कल। मैंने आपको बताया कि न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है 28 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर 1 साल में डेथ हो जाए बच्चे की। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है 5 साल में अगर डेथ हो जाए बच्चे की। और मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोली जाती है, इसका मतलब है जो प्रेग्नेंट और डिलीवरी के टाइम पर डेथ हुई उन महिलाओं की संख्या 1 लाख के कंपैरिजन। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि लगभग औसत जो हमारे यहां बच्चों का जन्म है एक महिला के द्वारा एक परिवार में वो कितने होते हैं। रिप्लेसमेंट रेट तब आती है जब फर्टिलिटी रेट 2 आ जाती है, तब पॉपुलेशन ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, याद रखना। इसके अलावा मैंने कहा बर्थ रेट निकाली जाती है, वो भी पर 1000 पर निकाली जाती है डेथ रेट की तरह। और इनका जो डिफरेंस होता है बर्थ और डेथ रेट का जो गैप होता है, इनको माइनस करने पर ये पॉपुलेशन ग्रोथ को बताता है। ये मैंने आपसे कहा था। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है कि हमारी एवरेज लाइफ कितनी है, एक इंसान औसत कितना जीता है, उसके बारे में बात करता है। अब जो मैं आपको समझाऊंगा वो ध्यान से सुनना। एक टर्म आती है जिसे कहते हैं सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो में क्या होता है, देखो लिंग अनुपात कहते हैं हिंदी में। हम यहां पर मेल और फीमेल के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमेशा हम देखते हैं फीमेल और मेल कितने हैं, यानी इन दोनों को हम अनुपात करते हैं। लेकिन हम यहां पर चाहे मेल ज्यादा हो या फीमेल ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मेल को हमेशा 1000 मान लेते हैं। कि अगर मान लिया कि 1000 मेल हैं, यानी जितने भी 1 करोड़ या 10 करोड़, उनको अगर 1000 के रेस्पेक्ट में रख दिया हमने, तो उसके बराबर में कितनी वैल्यू महिलाओं की होगी, ज्यादा हो या कम इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा 1000 से कंपेयर होगा। इसे जेंडर रेशो भी कह सकते हैं, सेक्स रेशो भी कह सकते हैं। इसी तरह हम एक निकालते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो। जब मैं लिखवाऊंगा तब लिखना भाई। जब मैं चाइल्ड सेक्स रेशो लेता हूं, तो चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है कि जब हम बच्चों को लेते हैं, यानी 0 to 6 years, यानी 6 साल तक के बच्चों को लेते हैं, और देखते हैं कितनी गर्ल्स हैं, 6 साल तक की लड़कियां कितनी हैं, और बॉयज कितने हैं, यानी लड़के कितने हैं। गर्ल्स और बॉयज लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है सर बॉयज कितने लेंगे हम यहां, 1000। जो भी बात होगी वो 1000 के रिस्पेक्ट में बताई जाएंगी कि गर्ल्स कितनी हैं। और हरियाणा में आप जानते हैं कि ये लोवेस्ट है। हंसी कुमार, बिल्कुल भाई आपकी बात सही है। तो आपने कहा जी 1000 यहां पर है और गर्ल्स कितनी है वो बताया जाता है, इसे कहा जाता है। अच्छा, एक टर्म आती है जिसे कहते हैं लिटरेसी रेट। समझना भाई, हिंदी में साक्षरता दर कहते हैं इसे। अब सवाल ये कि साक्षरता दर कैसे निकाली जाए कि एक बच्चा कोई भी एक भाषा में, कोई भी उसकी मदर टंग हो, कोई हो, मैं लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो। ध्यान से सुना मेरी बात। देखो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन में क्या गलतियां होती हैं अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिस करते समय आप लोगों को लगेगा सर कितनी छोटी छोटी बातें बता रहे हो आप, कि लिटरेसी रेट क्या होती है। मैं आपको 1 मिनट देना मुझे। मैं आपको एक फाइल लगा रहा हूं इस समय, और इस फाइल के अंदर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, जो कि लिटरेसी पर बेस्ड है, जो कि लिटरेसी पर बेस्ड है। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप लिटरेसी रेट निकाल रहे हो ना, तो आपको एक काम करना है, बहुत अच्छा सा काम ये करना है। क्वेश्चन नंबर 76 पर है, वो मैं दिखा दूं, 1 सेकेंड बस। ठीक है, होता क्या है, गलतियां कहां होती हैं हमारी क्लास में, अगर आप हो तो क्या फोकस करने की जरूरत है।
जब ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है सर, बड़ा है कोई बात नहीं, बस बात क्या है सर, देखो ये बात तो मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि जब भी हम लिटरेसी निकालते हैं, साक्षरता निकालते हैं, तो हम हमेशा उस पर को निकालने के लिए 18 वर्ष या इसके ऊपर की बात करें तो ये गलत है। हम हमेशा कितने वर्ष की बात करेंगे? 7 वर्ष की बात करते हैं, 7 ईयर और इससे अब कोई भी बच्चा हो अगर वो लिखना और पढ़ना जानता है एक भाषा में, आप कहोगे सर यहां भी 7 वर्ष और अबव है, फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, समझो बात को, कि जब आप ये जनसंख्या ले रहे हो भाई, जब आपको ये रेट निकालना है, तो आप कहोगे सर ये रेट निकालना है हमें, तो अब हम देखेंगे एक बच्चा लिखना और पढ़ना जानता है जिसकी उम्र 7 साल या इससे ऊपर हो, 7 और अबव एज का हो। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको डिवाइड में क्या रखूंगा? ध्यान रखना, को हाँ बिल्कुल नॉमिनेट किया गया है, उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, यानी फाइनल हो गया, अब तो सेरेमनी होना बाकी है। शिरोद्र बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए, तो आपने कहा जी पहले तो हम ये लेंगे कितने बच्चे हमारे साक्षर हैं और डिवाइड में रखेंगे 7 वर्ष से ऊपर की व अधिक की कुल आबादी कितनी है। क्योंकि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, जो 6 साल तक के बच्चे हैं ना वो लिटरेट हो सकते ना वो इलिटरेट हो सकते, तो उनका परसेंटेज निकालने में कोई काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, हम कुल आबादी जो 7 वर्ष या ऊपर के वो देखें, फिर उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं वो देखें, एंड देन डिवाइड करें। पहली स्लाइड शुरू करूंगा अंजलि, पहली स्लाइड पढ़ाऊंगा अभी। तो आपने कहा जी ये पता चल गया हमेशा सेक्स रेशो में 1000 मेल। अच्छा, सीडीएस वगैरह में आप जानते हो बड़े अच्छे सवाल भी आते हैं और पीजीटी वगैरह में भी अच्छे आ जाते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हो आने तो सवाल बढ़िया ही है ना, इधर का सवाल उधर किया जाता है। बस याद रखो कि क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि 1000 आदमी ही लिए जाएंगे? नहीं, हर देश का रूल अपना है। कहीं 1000 महिलाओं को रेस्पेक्ट भी रखा जा सकता है। अगर इंडिया लगाकर कहे तो ये फिक्स है कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड में पूछ ले तो दुनिया में अलग अलग हो सकते हैं, कहीं महिलाओं को 1000 माना जाए तो कहीं पुरुषों को, ये ध्यान में रखनी है बात। तो आपने कहा जी लिटरेसी रेट भी निकाल लेंगे, तो यहां से पता चलता है, और ये देखते हैं कि हमारा 1 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे कितने लोग रहते हैं। ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट करना है भाई, इसको एक बार नोट कर लीजिए, जितना मैं कह रहा हूं उसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इसे एक बार नोट करिए, ये मैंने आपको सिखाया कि लिटरेसी रेट कैसे निकाली जाती है और बाकी रेट कैसे निकालते हैं। डन करें। पहली स्लाइड है आज की क्लास की। तो सेक्स रेशो यानी लैंगिक अनुपात या जेंडर रेशो, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी। चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब 6 साल तक के बच्चे, 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है। और साक्षरता लिटरेसी रेट, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा एक भाषा का लिखना और पढ़ना अगर ये आता है तो लिटरेट है। पहली स्लाइड थी ये। चलिए भाई डन करिए, जल्दी से एक बार कमेंट करिए मुझे।
चलिए डन है भाई, यहां तक सभी का कमेंट आ रहा है, आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं आपको 3 नई चीजें सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या होता है? इसका मतलब यह होता है हमारे देश में औसतन 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। अगर हम औसत निकालें कि 1 किलोमीटर एरिया है तो फिर औसत कितना आएगा लोगों का। जैसे हमारा पूरा भारत 121 करोड़ का है 2011 के हिसाब से, और हमारा एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग। अब इससे निकाली जाती है डेंसिटी। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ जाएंगे? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, यह औसत निकाला जाता है। अब कहोगे तो हम पढ़ते ही हैं, नो डाउट। अब मैं एक नई टर्म दे रहा हूं, इसका नाम मतलब है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल या रियल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल या रियल डेंसिटी कहते हैं इसे, शारीरिक या वास्तविक घनत्व। अब ये क्या है सुनना भाई, शारीरिक या वास्तविक घनत्व। बताना भाई, सुना है आपने ये टर्म? अब इसमें क्या होता है देखो, जब हम ये देखते हैं हमारा टोटल एरिया, टोटल आबादी कितनी है, 2 मिनट समय दिया जाए, कोई बात नहीं भाई ऋतुराज, अभी दोबारा दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं भाई। अब मुझे बताना सर, अब हम ये कह रहे कि हमारे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो है, जमीन तो है इतनी, पर हमारे 121 करोड़ लोग जो खाने के लिए डिपेंडेंट हैं वो कितनी जमीन पर हैं? क्योंकि पूरे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो सर कृषि नहीं होती होगी ना, इसमें लोगों के घर भी हैं, फैक्ट्री भी है, सड़कें भी हैं, पार्क भी हैं। अब इनमें से मैंने कहा जी 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसी जगह जहां खेती होती है, यानी खेती के हिसाब से 20 लाख है और खाने वाले लोग 121 करोड़ हैं। अगर इस बात को निकाला जाए, इस बात को देखा जाए कि नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत ध्यान से सुनना भाई, यानी जितनी जमीन खेती की है उस खेती की जमीन कितनी है और उसके हिसाब से कितने लोगों की एवरेज आता है। क्योंकि खाना तो वहीं से मिलेगा ना जो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, बाकी जमीन तो बाकी लोगों के रहने के लिए, पर एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। यानी हिंदी में आपसे मैं कहूं, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये आपके पास जो है वो बताएगा कि आप भाई खाना अनाज वगैरह पूरा मिल पाएगा या नहीं। अच्छा, एक तीसरी टर्म आती है, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी, इसे हिंदी में कहते हैं कृषि घनत्व। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितना एरिया एग्रीकल्चर का है और कितने किसान हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कितने किसान काम कर रहे हैं भाई। किसान कितने हैं, अब ये सिर्फ सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है नंबर ऑफ फार्मर्स, सिर्फ किसान कितने हैं
पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जितनी जमीन है कृषि की, उसके हिसाब से किसानों की संख्या कितनी है उस एक यूनिट में निकाला जाए। जरूरी नहीं स्क्वायर किलोमीटर में, पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आपने कहा जी 10 हेक्टेयर में निकाल लो, किसी में भी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर किसानों की संख्या। तीनों में अंतर समझ लो भाई। स्पेशल बैच होते हैं जब आपके लिए, तो स्पेशल भी होना चाहिए ना कुछ। तीनों में डिफरेंस देख लो भाई। एक में सारे लोग हैं और सारी जमीन है, दूसरे में लोग सारे लेकिन खेती की जमीन है, तीसरे में खेती की जमीन है लेकिन लोग सारे नहीं है, लोग सिर्फ किसानों को लिया गया है। इसको एक बार डन करिए और कमेंट करिए। भाई डन भी करिए जल्दी से। पॉपुलेशन डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी। बहुत डन, आराम से, बढ़िया। अब एक बात और समझना। अब एक बात बताना मुझे, इस समय चाइना की बात करिएगा दुनिया। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बात से कि दुनिया में कोई भी चीज ना कभी एक जैसी नहीं होती। दुनिया की कोई चीज कभी एक जैसी नहीं होती। समय के साथ साथ बदलाव होता है, बदलती हैं चीजें। अब सोच के बताना, चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन लगभग बराबर बराबर है, आसपास है। चाइना इस समय पॉपुलेशन बढ़ाने पर लगा है और इंडिया कम करने की कोशिश पर है। इंडिया चाहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए, चाइना चाहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाए। सर दोनों की आबादी लगभग समान है, पर दोनों के विचार इतने अलग अलग क्यों हैं? और ये वही चाइना है जो कुछ वर्ष पहले तक एक परिवार में एक बच्चे को ही अलाउ करता था, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा क्या बदल गया चाइना में कि वो एक चाइल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी वाला जो देश था, आज पॉपुलेशन की वृद्धि चाहता है? इस बात को प्रैक्टिकल वे में समझना। होता क्या है देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए आबादी को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। देखो, जो 0 से लेकर 14 साल तक की एज है, अब ये लोग तो काम करने वाले लोग नहीं है ना भाई, ये कौन है? ये तो बच्चे हैं सर। और जो बच्चे हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? सर ये बच्चे हैं, ये इन लोगों पे डिपेंड होते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है वो भी इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो भी काम नहीं करते हैं सर, वो भी आश्रित होते हैं। अब कहने का अर्थ यह कि आबादी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस आबादी का स्ट्रक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर क्या है, हम इसको इस भाषा में बोले कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रोडक्टिव वर्किंग यंग एज जो है वो कम है। ये वजह चाइना की आज है। अब आप कहोगे सर ये लोग काम नहीं करते, ये ज्यादा हैं, तो एक तरीके से ये लाइबिलिटी बन जाते हैं। बच्चे ज्यादा हैं तो ये भी लाइबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्चुअल में, जो वर्किंग एज है वो ये वाला है।
ये अगर किसी देश में ज्यादा हो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, फायदा होगा, तो वो देश के लिए अच्छी बात है, फिर ज्यादा पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादा होना चाहिए बीच का हिस्सा। ये अगर कम है तो कितनी भी आबादी वो खतरनाक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हम ये भी देखते हैं समय समय पर कि हमारे यहां महिलाएं और पुरुष की कितना रेशियो है। एक तो हम ओवरऑल देख ही लेते हैं सारे पुरुष कितने हैं, फिर हम एज स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई इस एज ग्रुप में इतने पुरुष इतनी महिलाएं। जब एज ग्रुप बढ़ता है तो इस ग्रुप में आने पर इतने पुरुष इतनी महिलाएं हो जाती हैं, और एज ग्रुप बढ़ता है इतने पुरुष इतनी महिलाएं हो जाती हैं। एज के हिसाब से पुरुष और महिलाओं को हम देखते हैं अगर एज स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसे कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। बहुत ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? जब देश में उन लोगों की आबादी ज्यादा हो जो प्रोडक्टिव है, वर्किंग है, यंग है, 15 से लेकर 64 साल की एज में आते हैं, जो वो अगर ज्यादा हो देश में तो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। याद रहेगा। एक ही पॉपुलेशन पिरामिड, जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका जो एज के हिसाब से स्ट्रक्चर देखते हैं हम, एज के अकॉर्डिंग। इसे नोट करिए, पूरा लिख लीजिए, बाकी मैं समझाता हूं, पहले पूरा लिख लीजिए। चलिए दोस्त, ये बात समझ में, पॉपुलेशन पिरामिड मतलब एज के हिसाब से पुरुष और महिलाओं का स्ट्रक्चर कितना है, मेल फीमेल कितने हैं। अच्छा, माल्थस की थ्योरी क्या कहती है? जनसंख्या की बढ़ने की स्पीड देखिए कितनी है, जनसंख्या कितनी स्पीड में बढ़ती है, अगर इसको रोका नहीं गया ना, ये मल्टीपल होती चली जाती है। अब इसको कंट्रोल नहीं किया गया। 15 से 64 के बीच में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अच्छी बात है ये। ठीक है। तो माल्थस यही तो कहते ना, फूड तो इतनी तेजी से प्रोडक्शन होता नहीं है, जनसंख्या बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं, इस वजह से भुखमरी आ जाती है। इस वजह से भुखमरी आ जाती है। यह बात माल्थस ने बताई है।
ये बात याद रखिए, माल्थस की थ्योरी जनसंख्या से रिलेट करती। अच्छा, ये बात याद रहेगी। बात क्लियर है बिल्कुल। भाई डन करो ना थोड़ा सा, कि ज्योमेट्रिक बढ़ना, या इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब मल्टीप्लाई में, क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक या क्वांटिटेटिव, मतलब मल्टीपल्स में बढ़ती है, 2 4 6। इसीलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है समय पर। इंडिया काफी लेट हो चुका, अब अगर हम करते भी हैं तो भी बहुत ज्यादा हो जाती है जनसंख्या। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया। हर एक बात समझ में आ रही है अब देखो। अच्छा, एक बात और याद रखो, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है ना, अच्छा एक बात बताओ, एक बात सोचकर, अफ्रीका में, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीका के देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडियन कंट्री, इंडियन या एशियन कंट्रीज में, और यूरोपियन कंट्रीज में, एक अंदाजा बताना मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनमें क्या फर्क नजर आएगा अगर मैं कहूं इनके बर्थ को लेकर और इनकी डेथ को लेकर। बर्थ और डेथ की बात मैं कर रहा हूं आपसे, आपको क्या लगता है क्या होगा इन सब में? देखो भाई, और ये ऐसा नहीं कि इन देशों में, बल्कि ये होता है क्या, डेवलपमेंट के साथ। अमेरिका भी कभी फर्स्ट में रहा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड में आ गया होगा। देखो अमूमन ये होता है कि जो गरीब देश होते हैं ना, वहां जन्म ज्यादा होते हैं, मृत्यु भी ज्यादा होती है। जन्म ज्यादा और मृत्यु भी, समझना बात को। हमेशा अंडर डेवलप देशों की ये पहचान है, वो पहली स्टेज में होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे डेथ जो है उसमें कमी आने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, डेथ घटने लगती है डेथ। बर्थ तो ज्यादा ही रहता है शुरू में, सेकंड में, लेकिन डेथ में काफी कमी आ जाती है। और ज्यादा डेवलपमेंट आता है तो बर्थ भी कम हो जाती है, डेथ तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। यानी अब आप देखो, जो डेवलप हो चुके हैं वो स्टेज 3 में है, जो डेवलपिंग है वो स्टेज 2 में है, और जो अंडर डेवलप है वो स्टेज 1 में है। मतलब अभी 1 से, इंडिया भी 1 में था, अब 2 में आ चुका है। थोड़े समय बाद इंडिया भी 3 में पहुंच जाएगा। अभी अफ्रीका वाले 1 में है तो कभी 2 में आएंगे। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती है वैसे वैसे इकोनॉमी के साथ साथ जनसंख्या के ग्रोथ पे भी हमारा फर्क पड़ता है। ये हमारी सोच बदलती है, हमारी एबिलिटीज जो है, एक्चुअल में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, तो उसमें होता यह है कि हमें यह लगता है कि हमारे लिए ना, जो जनसंख्या वो संपत्ति नहीं है, बड़े परिवार हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारे ऊपर कर्ज बन जाता है। अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, खाना पीना उपलब्ध कराना, उनके लिए जरूरी चीजें करना, फिर हमें लगता है कि ये तो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए जितनी कम लाइबिलिटी उतनी अच्छी बात है। लाइबिलिटी सोच लेंगे तो कम अच्छी होगी, संपत्ति एसेट मान लेंगे तो ज्यादा अच्छी है। तो ये जैसे हम गांव के लोगों को और शहर के लोगों की तुलना करो, अभी भी कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूं, गांव में ज्यादा जनसंख्या नजर आएगी आपको। जनसंख्या ज्यादा का मतलब लोग ज्यादा नहीं होंगे, शहर में भीड़ ज्यादा है। यहां पर मतलब ये कि वहां परिवार के हिसाब से देखा जाए तो आज भी उनको लगता है बड़ा परिवार है तो ज्यादा ताकतवर परिवार बन जाता है वो, अगर कंपैरिजन करें शहर से। शहर में परिवार क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन हर परिवार में आपको 1 या 2 बच्चों दिखेंगे औसतन। तो इस डिफरेंस को, ये आपके जैसे जैसे डेवलपमेंट की आप जाओगे वैसे वैसे होगा। तो कितनी स्टेज होती है याद रखना, तो हमेशा पहली स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज में आपको ये लिखना है कि क्या हो जाता है स्टेज में। पहली स्टेज में भी लगभग जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता, बर्थ भी ज्यादा, डेथ भी ज्यादा। सेकंड में ज्यादा, सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, जैसे इंडिया में हो रहा है इस समय, चाइना में हो रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जैसे ही यूरोप में जाओगे फिर वही कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि बर्थ भी कम और डेथ भी कम, दोनों कम है। नोट करिए इसे।
ओ सॉरी, रितेश सॉरी, तो 15 टू 64 कह रहे हो आप। इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 65%, अप्रोक्स 65%। चलिए भाई, ये डन करिए, प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, इंडिया के बारे में लिखिएगा। देखो, इंडिया के बारे में भी समझाऊंगा मैं आपको इसे लिखने के बाद। इंडिया के बारे में इसे लिखिए भाई। डन है भाई, बिल्कुल। आगे बताएं मुझे। चलिए भाई, होपफुली डन है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई। अच्छा, कुछ और फैक्ट समझते हैं भाई। अच्छा, इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन यानी जनगणना कब हुई? देखो, अब क्या कहोगे? पहली बार जब जनगणना हुई तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मायो वायस रॉय थे उस समय। पहली। चलिए, चलिए भाई, तो आपने कहा जी पहली वायसरॉय में हुई, दूसरी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई, और जनगणना 10 साल में होगी। चलिए, अच्छा, इसमें अब जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? देखो, जो जनगणना कराई जाती है ना, इसके लिए एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। पिरामिड में दोबारा समझाता हूं राहुल, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। तो आप कहोगे सर, जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, एक पोस्ट होती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो पोस्ट गृह मंत्रालय में आती है, इसको जिम्मेदारी होती है हमारे यहां पूरी जनगणना कराने की। मैं रिपीट करता हूं राहुल दोबारा से, ठीक? तो आपने कहा जी ठीक है सर। अच्छा, एक नेशनल पॉपुलेशन कमीशन भी बनाया, जैसे प्लानिंग कमीशन वगैरह बनाया ना, वैसे ही देखो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन भी बनाया सन 2000 में। और इसके याद रखना, जो चेयरमैन है वो पीएम ऑफ इंडिया है हमारे, जो डिप्टी चेयरमैन है वो ये हैं। इसका काम है पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाना, मैं समझाऊंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आता है। अब आपने ये कहा पहली बार कब हुई, पहली रेगुलर कब हुई, कितने वर्ष में होती है, कौन कराता है? गृह मंत्रालय के अंदर रजिस्ट्रार जनरल कराता है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन कब बना, इसका चेयरमैन कौन है, और ये क्या करता है? पॉपुलेशन पॉलिसी बनाता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको लिखवाऊं, लेकिन अभी समझना, बच्चे को समझ में नहीं आया पिरामिड, राहुल भाई समझना। देखो, इसमें पिरामिड का ये मतलब है, देखो पिरामिड का मतलब ये है, जैसे ये पिरामिड है कि मान लीजिए एक एज तक, इस एज में मान लीजिए 5 साल कि 5 ईयर की एज में मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। फिर यहां आ गया, अब जब 10 साल की एज तक, 10 ईयर की एज तक मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। 20 ईयर्स एज तक मेल फीमेल कितने हैं। 30 ईयर एज तक मेल फीमेल कितने हैं। 50 ईयर एज तक, 60 ईयर, 70 ईयर, मतलब ये बताएगा
ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है भाई, ये अलग से है ये, ठीक है। अब ये याद रखना, ये आपको पता चला एज के हिसाब से आपका गैप पता चलेगा कि कितने मेल कितने फीमेल हैं। वैसे तो पूरा ओवरऑल एवरेज बता दिया आपने जेंडर रेशो में, ये एज के अकॉर्डिंग बता रहे हो आप, इसको कहा जाता है। तो इसको डन करें पहले। कोई डाउट कोई क्वेरी हो, वैसे होगी नहीं कोई क्वेरी, आप इसे नोट करें, मैं आगे बताता हूं भाई, इसे डन करें। चलिए एक बार इसे डन करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा तो काम है रिपीट करना। जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो फिर रिपीट तो करना पड़ेगा ना भाई, यही तो काम है ना। यही काम अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो बेकार है फिर। बहुत बढ़िया। वो अब पता नहीं कब होगी राहुल, 2021 वाली तो भाई ये तो सरकार ही बताएगी, गृह मंत्रालय ही इसका जवाब देगा कब कराएगा वो, बट जब भी कराएगा तब हम उसके बारे में, अभी तो यही चलेगा हमारा। चलिए सर, ये पॉपुलेशन पॉलिसी में है क्या हमारा? देखो सन 2000 में हमारी एक पॉलिसी आई थी, और उस पॉलिसी में क्या था? चलिए भाई, अब मेरी बात समझना, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर ये पॉपुलेशन पॉलिसी होती क्या है, क्या था इस पॉलिसी में? बाकी बात आगे बताऊंगा। देखो, यहां से एक नई बात सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और ये आई थी सन 2000 में। क्या था पहली बात, ध्यान से देखना। पहला, 2010 तक प्रजनन दर 2.1 तक करना। क्या था इसमें? हमें 2010 तक क्या करना है? वैसे तो ये निकल गया डेडलाइन चली गई, कोई बात नहीं। प्रजनन दर को 2.1 पर लाना है। दूसरा, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है, क्योंकि एकदम 2.1 पर आते ही नहीं हो जाएगी स्थिर, स्थिर होने में वक्त लगेगा ना भाई, क्योंकि अभी तो बच्चे भी होगा और सीनियर सिटीजन भी हैं,
वो धीरे धीरे करके क्या होगा, सीनियर सिटीजन की डेथ होने लगेगी और बच्चे फिर वो 2.1 ही चलते रहेंगे, मतलब स्टेबल। 2010 में ये काम होगा, तब 35 साल बाद जाकर स्टेबिलिटी आएगी जनसंख्या में, फिर चेंज नहीं होगा। 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना। ठीक। इसके बाद जो शिशु मृत्यु दर है उसे 30 से कम लेकर आना। जो 1 साल के बच्चे की है शिशु मृत्यु दर, 30 तक लाना। मतलब 1,000 में से 30 से ज्यादा बच्चे ना हो जो इनकी डेथ हो जाए 1 साल के अंदर। मैटरनल मॉर्टेलिटी, मातृत्व मृत्यु दर जो है, इसे 100 के नीचे लाना। 100 तक लाना है, अभी ज्यादा है बहुत, यानी 1 लाख में से, मैंने आपको पूरी बात समझाई है। अच्छा सॉरी, इंग्लिश भी लिखनी, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ भाई, लिखता हूं मैं, रुक जाओ। सभी बच्चों को टीकाकरण होना चाहिए। सभी बच्चों को टीका लगना चाहिए। 100%। जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भावस्था का पंजीकरण हो, मतलब सबका रिकॉर्ड रहे भाई, 100% रहे। शादी का, मृत्यु का, गर्भावस्था का, जन्म का। अभी मैं ये लिखता हूं इंग्लिश में, कम से कम 80% प्रसव हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी वगैरह में हो। और 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, अनिवार्य भी मिले और निशुल्क भी मिले। अब ये 8 सबसे खास बातें हैं। क्या है भाई, ध्यान से सुनना। तो आपने क्या कहा, मैंडेटरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज, 14 साल की एज तक सभी को फ्री में एजुकेशन दे। 80% डिलीवरीज इन हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन में, यानी संस्था में हो किसी, यानी संस्थागत हो, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में हो, यानी किसी संस्था में हो। but 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ, डेथ और मैरिज। बर्थ का, डेथ का, मैरिज का 100% रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, सब बच्चों का टीका लगे।
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अंडर 100, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 30, पॉपुलेशन स्टेबल, टिल 2045। ये एडवांटेज था ना, मैंने बताया ना। और फर्टिलिटी रेट 2.1 टिल 2010। चलिए भाई, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, दोनों में लिख दिया। बात समझ आ गई हो तो यस कह देना। क्या क्या करना है ये समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अभी अभी आएगा राहुल, अभी अगली क्लास भी आएगी इस पे, जातिगत वाली बात भी बताऊंगा। पहले जो कह रहा हूं वो लिखते जाओ। एक लास्ट स्लाइड और, बस लास्ट और एक लास्ट स्लाइड और, ये लिख लिया हो तो डन कर दो। और उसके बाद एक आखिरी स्लाइड और, बस आज के लिए, बाकी कल। और उसके बाद आपकी रहेगी छुट्टी। फुल है भाई? भाई नहीं, निशु नहीं भाई, थोड़ा सा कम है ना, उसका लिए अलग से। तो अब देखो, कल क्लास लूंगा, फिर छुट्टी रहेगी भाई, क्योंकि परसों पे फिर मैं चला जाऊंगा बिहार के लिए, पटना के लिए, है ना। तो परसों इवनिंग में तो नहीं हो पाएगी क्लास। फ्राइडे मॉर्निंग में सेमिनार है सुबह 8 बजे से ही। तो फ्राइडे को वापसी रिटर्न भी है, ठीक है। सर थर्सडे को जाना है, फ्राइडे को वापसी आना है। लेकिन दोनों दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है। चलिए दोस्त, अब एक और बात समझिएगा। देखो भाई, अभी हमारे देश में जनसंख्या की बात करें अगर, तो देखो अभी तक कुल 15 बार जनगणना हुई है, 15 बार। भाई फर्टिलिटी रेट 2.1 चाहती है सरकार करना, कि 2010 तक ऐसा हो जाए। हुआ नहीं अभी, 2000 2.4 मैंने कहा अभी चल रहा है आसपास। ये 2010 में चाहती थी सरकार, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। अगर 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं सर? 2 से रिप्लेसमेंट आती है ना। या सरकार ने कहा जी कुछ तो डेथ भी हो ही जाएंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली 2 है तो 2 ही हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 परिवार हैं, 20 लोगों का परिवार है यानी, और उसमें 21 बच्चे हो रहे हैं अगर, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक बच्चा या तो 28 दिन में या 1 साल में या 5 साल में उसकी डेथ होने की संभावना रहती है। इसीलिए 2.1 कि 10 परिवारों में 21 बच्चों का जन्म, ऐसे औसत लेके चलिए। बिल्कुल कराएंगे सर। और कितना सर? उसके लिए तो भाई निशु अलग से आती है, बुक वगैरह देखो नेट पे थोड़ा सा। अब मेरी बात समझो, जो छठी जनगणना हुई 1921 में, इस जनगणना में आबादी घट गई थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, आबादी जो है वो घट गई थी सर। अब आबादी जब घट जाती है तो आप क्या कहोगे सर? ऐसा तो होता नहीं अमूमन कि बढ़ती है थोड़ी या ज्यादा या कितनी भी, लेकिन ऐसा हुआ था क्योंकि उस समय बहुत सारे आजादी के आंदोलन थे और एक बीमारी भी चली थी उस समय,
एक फ्लू चला हुआ, एक फीवर चला हुआ था, शायद उसका नाम स्पेनिश फ्लू था, और उस वजह से बहुत डेथ हो रही थी, इसलिए इस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। जो 7वीं जनगणना थी 1931 में, उस जनगणना को मानकर चलाया गया था, यानी वो कैलकुलेशन नहीं की गई थी, घर घर आकर नहीं डेटा लिया गया था, एज्यूम करा गया था, माना गया था, और आखिरी बार जाति के आंकड़े दिए गए थे उसमें कि किस जाति के कितने लोग हैं। आखिरी बार ये बात दी गई थी, उसके बाद कभी नहीं दी गई। 2011 में भी कराई गई थी जातिगत वाली, पर उसके आंकड़े नहीं आने दिए सरकार ने, मतलब सरकार ने बाद में मना कर दिया। तो अल्टीमेट आप कहोगे आखिरी बार जाति के आंकड़े, धर्म के तो आते हैं किस धर्म के कितने लोग हैं, ये भी आता है कितने एससी कितने एसटी हैं, पर उसमें यह नहीं आता कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने पंडित हैं, ऐसा नहीं आता उसमें। आखिरी बार 1931 में, वो भी एज्यूम करके। 1971 वाली जनगणना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, आज तक का रिकॉर्ड है। फिर 15वीं जनगणना हुई 2011 में, और 16वीं जनगणना होने की संभावना है। अब होगी या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, संभावना है यहां पर। चलिए करा देंगे भाई, उसे भी करा देंगे। चलिए भाई करा देंगे। तो 16वीं जनगणना 2025-26 में हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है। और ये पहली बार डिजिटल, अब की बार वो पेन पेपर लेकर नहीं आएंगे आपके घर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब की बार वो टैब लेकर आएंगे, फिर नाम वगैरह वहीं रिकॉर्ड करेंगे सारा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए भाई बहुत बढ़िया। सरकार ने 8वीं के बारे में खास बात नहीं है, वैसे तो सारे डी फैक्टो का मतलब मानकर, एज्यूम करके। 8th कहा है, वेयर इज 8th भाई? ऐसे तो आप कहोगे वेयर इज 5th, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने कहा जो खास होती है ना, कुछ वजह है जिसके पीछे, तो आप कहोगे छठी की खास बात है, 7वीं में खास बात है, 11वें में खास है, उसके बाद 15वां अभी हुआ ही, और उसके बाद 16वां होगा। हुए तो सारे ही हैं, पर ये कुछ खास बातें, इसमें ये बातें याद करनी है। अच्छा एक लास्ट और,
अब इंडिया की पॉपुलेशन का ट्रेंड दिखना भाई। आज की लास्ट स्लाइड लिख लो, 4 लाइन है। अब इंडिया के बारे में डाटा क्यों नहीं बता रही है सरकार? क्योंकि जाति के आधार पर नहीं बताना चाहती सरकार। देखो ये बहुत सारी बातें हैं, और अच्छी बात है कि जाति में बंटना तो अच्छी बात कभी है ही नहीं ना किसी के लिए। बट अब चलिए, यहां पर तो डेटा मैं दूंगा आपको, कल पढ़ाऊंगा इस बारे में। तो 1911 से 1901 से 21 तक लगभग जनसंख्या जो थी, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो स्लो ग्रोथ थी। क्योंकि जनसंख्या बहुत कम बढ़ रही थी, मृत्यु भी ज्यादा थी, डेथ भी ज्यादा थी, जन्म भी ज्यादा थे। पॉपुलेशन लगभग लगभग धीमी वृद्धि थी उस समय, यानी लगभग स्थिर जनसंख्या थी, स्लोली बढ़ रही थी। 51 से फिर उसके बाद ये लगभग वृद्धि होने लगी 21 से 51 में। 51 से 81 में इतनी वृद्धि होने लगी, बहुत ज्यादा तेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया इसे। इसे कहा गया जब विस्फोट हो जाता है, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या विस्फोट हो गया एक तरीके से, बहुत तेज। बहुत तेज के लिए इस्तेमाल होता है विस्फोट वर्ड। और फिर 21 81 के बाद इंक्रीज हो रही है, पर हर बार कम हो रही है। बढ़ तो रही है, लेकिन पहले के मुकाबले हर बार घट जाती है, हर बार पहले की तुलना में कम हो जाती है। ये आजकल इंडिया का ट्रेंड है। शुरू में कम ग्रोथ थी क्योंकि जन्म ज्यादा, मृत्यु भी ज्यादा। फिर जन्म तो ज्यादा लेकिन मृत्यु कम। एक समय आए बहुत ज्यादा जन्म और मृत्यु बहुत कम। अभी क्या, जन्म में थोड़ी सी कमी आई है, इस वजह से बढ़ तो रही है, बट पहले के मुकाबले कम। जैसे एक बार 21 बढ़ी तो अगली बार 19% बढ़ी, फिर 17% बढ़ी। इस तरह गिरावट का दौर जारी है। जनसंख्या नहीं गिर रही है, जनसंख्या की ग्रोथ गिर रही है। जनसंख्या की ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रही है। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास में कराता हूं, सारा डेटा कराऊंगा अगली क्लास में। सारा डेटा कराऊंगा 15वें के हिसाब से। जो 15वीं जनगणना है उसका जो डेटा है भाई, वो कल कराऊंगा मैं आपको।
कल सारा डेटा कराऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जनांकिकीय डेटा अबाउट 2011 सेंसस कल होगा रितेश, कल होगा। कल होगा 2011 का पूरा डेटा, एक पूरी क्लास दूंगा। बताओ इस सवाल का जवाब। कर लो 2 मिनट, 2-3 सवाल करके बताओ। सैटरडे को मैं देख के बताऊंगा आप कब तक पहुंचेंगे, क्या होगा। सैटरडे को पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि पूरी टीम होगी ना, तो इसीलिए कोई कब आएगा और उसके हिसाब से ऑफिस खुलेगा या नहीं। सैटरडे का पक्का कुछ नहीं कह सकता, हो भी सकते नहीं, चेक कर लेना प्लीज। मैं तो आ जाऊंगा रात को, फ्राइडे की रात को ही वापस आ जाऊंगा मैं। ठीक है, सेमिनार करके कुछ घंटों के बाद ही वापस दिल्ली। लेकिन अब ऑफिस ओपन होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। 28 डेज। जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव मल्टीप्लाई में चलती है। चलिए दोस्त, क्या लगेगा पुरुष और महिला की आयु संरचना? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। चलिए बाकी क्वेश्चन कल कराता हूं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स है, कल कराता हूं भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।